हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली इस क्लास से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और इस पहली क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियाँ या हिंदी भाषा एवं बोलियों का विकास। आपको बता दें ये एक बहुत ही कॉमन पोर्शन है, इससे आपकी एग्जाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, उसको कितने उपभाषाओं और बोलियों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग इस क्लास के एंड में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एमसीक्यूज टाइप के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको बता दें, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ी भी ऑलरेडी मेंशन है, ये फुल कोर्स की फ़ी है। सिलेबस को एक बार हम लोग फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जानना सिर्फ यही है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 पेपर होते हैं आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में, दोनों मैंडेटरी होते हैं, एक ही दिन होते हैं और दोनों पोर्शन में, दोनों पेपर में 2-2 पोर्शन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कराया था। 50 क्वेश्चन जीके जीएस, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक यहाँ पे और लगा है, कोई एक चूज करना होगा। जो भी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हिंदी लें या इंग्लिश लें, तो वो अगर हिंदी लेते हैं तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। हिंदी का पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है इंग्लिश से, ऐसा हमने पिछले 4 सालों में देखा है। दूसरा पेपर जो है वो आपका जीके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो इसमें सेकंड पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, वो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स ग्रुप से। और ये जो पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका इस पोर्शन में भी आ सकता है, जीके जीएस में भी, लैंग्वेज में भी आ सकता है और आर्ट्स ग्रुप के इस पोर्शन में भी आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस पोर्शन को पिक किया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट है, विश्व की समस्त भाषाओं को 10 परिवारों में बांटा जाता है। अगर हम विश्व में जितनी भी भाषाएं उपस्थित हैं उसमें देखा जाए तो यूजली मुख्य रूप से उनको 10 परिवारों में बांटा गया है। ये 10 परिवार यहाँ पे लिखित हैं, ये आपको वर्ल्ड मैप दिख जाएगा और यहाँ पे भाषाएं लिखी हैं और चिन्ह भी बनाए गए हैं। वो 10 भाषाओं का परिवार कौन कौन सा है ये आप पढ़ सकते हैं। पहला भारोपीय परिवार, जिसको भारत यूरोपीय परिवार कहते हैं। फिर सेमेटिक हेमेटिक परिवार है, सूडानी भाषा परिवार है, नाइजर कांगो परिवार है, इसी तरीके से द्रविड़ भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है, उसके बाद अमेरिकी भाषाओं का परिवार है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो भारोपी परिवार है, तो हिंदी भाषा का जो संबंध है वो इसी परिवार से है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारोपी परिवार से है इसका संबंध। भारोपी शब्द जो है ये भारत और यूरोपी को मिलाकर ही बना है, तो इसको आप देख पाएंगे। ये परिवार भारत तथा यूरोप या उसके आसपास फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहेंगे। ये यूरोप के अलावा भारत के क्षेत्र में ये विस्तृत है। ये बात थी आपके विश्व में जो भाषाएं उपस्थित हैं उसके बारे में, और उससे कितनी भाषाएं निकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी भाषाएं जो हैं, नाइजर कांगो लैंग्वेज कौन सी है, द्रविडियन लैंग्वेज जो है, द्रविड़ भाषाएं जो कि हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, वो सारी चीज़ें इस मैप में ऑलरेडी मेंशन है। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में जो प्रमुख कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर हम पूरे अपने देश की बात करें, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये छोटे छोटे सारे लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, आप इसको पॉज करके भी देख पाएंगे। ये सारी भाषाएं हैं लेकिन किसी न किसी परिवार से संबंधित हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें पहला भारोपी है, जो कि 73% 73% लोग भारत में ये इस भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं, जिसमें हिंदी आ जाएगी, आपकी मराठी आ जाएगी, बंगाली, गुजराती, ये सारी भाषाएं इसमें आ जाती हैं। और इसमें 40 से लेकर 45% तक हिंदी बोली जाती है इस भाषा परिवार में। दूसरा द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार में 25% बोली जाती हैं हमारे भारत में। आष्ट्रिक भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है 1.3%, और चीनी तिब्बती बोली जाती हैं 0.7%। सबसे कम यही भाषा बोली जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अभी हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे।
अगर हम लोग हिंदी भाषा के विकास के क्रम की बात करें, तो विकास के क्रम को आप लोग देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ये जो क्रम दिया गया है, ये हमने बहुत ही शॉर्ट में इंक्लूड कराया है कि आप लोगों को इससे ज़रूरत से ज़्यादा इस पे परेशान नहीं होना है। आप बस इस एरो को अपने नोटबुक या जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लेंगे, तो ये याद हो जाएगा आसानी से। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये सीधे तौर पे नहीं जुड़ी है। उसके कई क्रम हुए हैं, कई फेजेज़ हैं। जैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश आई है। अपभ्रंश से कुछ जो इसमें भाषा वैज्ञानिक हैं वो लोग मानते हैं अवहट आई है, उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपभ्रंश को ही मानते हैं कि अपभ्रंश से सीधे हिंदी आ गई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और अपभ्रंश में भी सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश जो है इसी से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और इस क्रम को याद रखेंगे, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत है। इसी में कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स का और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, तो इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स पेड कोर्स में हैं उनको ये पीडीएफ क्लास के कुछ देर बाद उनको ग्रुप में मिल जाएगा, तो वो परेशान नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा दिया, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब बात आती है कि हिंदी भाषाओं में कितनी उपभाषाएँ हैं और बोलियाँ हैं। तो देखिए, उपभाषाएँ जो होती हैं वो जो भाषा से जस्ट नीचे, मतलब एक मेन भाषा है उसमें कई उपभाषाएँ होंगी, और उपभाषाओं के अंतर्गत क्षेत्र के आधार पे कई बोलियाँ बोली जाने लगती हैं, उपबोलियाँ या आप कह सकते हैं, जो कि उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। उसको भी विभाजित किया गया है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। हिंदी भाषा की जो प्रमुख रूप से 5 उपभाषाएँ हैं और 16 से लेकर 19, इसमें क्या है कि कुछ जो लेखक हैं, जो विचारक हैं, वो लोग मानते हैं कि 18 हैं, कुछ लोग 16 हैं, कुछ लोग 19 मानते हैं। तो इसलिए आप 16 से 19 बोलियाँ हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। इसको भी मुख्य रूप से जो 5 में उपभाषाओं में विभाजित किया गया, उसके नाम आप याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएँ हैं और इसके अंतर्गत बोलियाँ हैं, डायलेक्ट्स हैं, जिसमें आप पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही खड़ी बोली बोली जाती है, जिसको यहाँ पे ब्रैकेट में कौरवी भी लिखा गया है। खड़ी बोली जिसका प्रयोग हम लोग अभी कर रहे हैं, और मैक्सिमम लोग जो हिंदी बेल्ट से हैं इसी बोली या इसी उपभाषा के अंतर्गत वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं। जो हम लोग अभी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ने, लिखने, सुनने में, वो खड़ी बोली ही है। इसी के अंतर्गत बांगरू, जिसको हरियाणवी, कन्नौजी बोली, ब्रज बोली और बुंदेली बोली इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बात की जाए तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको आप पूर्वी को याद रखिएगा, ABC। और ये कहाँ है? ये देखिए, ये शॉर्ट मैप है, हालांकि ये पूरा मैप होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भाषाओं को लेकर मैप यहाँ पे मेंशन किया गया है। अवधी ये पूर्वी हिंदी में आ जाता है। यहाँ से आप बांट लेंगे कि इधर ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और इधर उत्तरी हो गया। आप इसको समझ लेंगे, ये आसान है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ABC से याद कर लेंगे। पूर्वी हिंदी में A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमने इससे पहले बात की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खड़ी बोली, बांगरू, और यहाँ पे ब्रज आ गई, ब्रज भाषा, और बुंदेली आ गई। तो ये पश्चिमी हिंदी है, इस एरो से इधर की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद राजस्थानी हिंदी आती है। तो राजस्थानी नाम से ही लग रहा है, जो राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये 4 इसकी बोलियाँ आ जाती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो कुमाऊँ, गढ़वाली और नेपाली, ये 3 प्रमुख रूप से आती है। कहीं-कहीं पे आपको सिर्फ कुमाऊँ और गढ़वाली भी मिल सकता है। ये ऊपर का क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं। ये पहाड़ी हिंदी कही जाती है, गढ़वाली और कुमाऊँ, फिर इसके बाद यहाँ पे नेपाली भी आ जाएगा। उसके बाद बिहारी हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियाँ बोली जाती हैं, जिसमें है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये इस मैप में मेंशन है, भोजपुरी, मगही और मैथिली का ये क्षेत्र है। तो ये रही बातें उपभाषाओं की और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों की। अब बात करते हैं, हाँ, एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि मानक हिंदी किसे कहते हैं। तो मानक हिंदी हम लोग पश्चिमी हिंदी को कहते हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा ये बात आती है कि द्रविड़ भाषाएं क्या हैं फिर, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर जब भाषा परिवार देखा था, तो द्रविड़ भाषाएं जो हैं वो भारत के दक्षिण में बोली जाती हैं और इसकी प्रमुख जो भाषाएं और क्षेत्र इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमने साउथ इंडिया का एक मैप का एक कटिंग है, यहाँ पे आप देख पाएंगे और इसको हम लोग अच्छे से समझ भी लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें अगर द्रविड़ भाषाओं में कितनी भाषाएं आती हैं प्रमुख रूप से, तो 4 आती हैं, इसको याद रखिएगा। वो चारों कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 भाषाएं हैं और ये 4 भाषाओं का संबंध राज्य से भी है। जैसे तमिल जो है वो इस क्षेत्र में बोली जाती है, तमिलनाडु में, और श्रीलंका में भी कुछ हिस्सों में तमिल बोली जाती है। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और आपके तेलंगाना जो बट गया है उसमें भी तेलुगु बोली जाती है। उसके बाद कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है और मलयालम जो है वो केरल में बोली जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये मतलब, हालांकि ये थोड़ा टफ हो जाएगा लेकिन आप याद रखेंगे थोड़ा सा इस मैप के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। और अगर इसमें बात की जाए जो द्रविड़ भाषाओं में तमिल जो है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। तो ये फैक्ट भी आप सभी लोग याद रखिएगा कि तमिल भाषा जो है द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें, तेलुगु और कन्नड़ में बहुत सारी समानताएं हैं और बाकी अलग हैं। मतलब तेलुगु और कन्नड़ जो है इसमें कुछ ही वर्ड शायद इधर उधर है स्क्रिप्ट के, बाकी चीज़ें समान हैं। और बाकी तमिल, तेलुगु और मलयालम में अंतर है। ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन की भाषा एक जैसी है, ऐसा नहीं, आप समझिएगा। तो ये थी बातें शॉर्ट में कि भाषा और बोलियों से। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे जो संविधान में जो भाषाओं संबंधित उपबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी की जो हमने ये क्लास की उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे भी पोर्शन है जो अभी हम लोग शायद न पढ़े हों, लेकिन आप जब इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको देख लेंगे, आप कमेंट भी करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी फैक्ट हमें मिल जाएंगे और जानने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, तो ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। यहाँ पे भारोपी भी लिखा हो सकता है और भारत यूरोपी भी, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो दूसरा प्रश्न है आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है हिंदी। हिंदी कितने प्रतिशत, तो एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 42 से 46 माना जाता है कि ये रेशियो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का। तीसरा आप देखेंगे कि भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है या भाषा परिवार कौन सा है? तो वो है चीनी तिब्बत। आप कहेंगे सर कैसे? हम लोग अभी जब ऊपर देख रहे थे तो चीनी तिब्बत आप देख पाएंगे, चीनी तिब्बती वो 0.7% लोग इस भाषा का यूज करते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, मतलब विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई है? आप ऑप्शन देखिए, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो उत्पत्ति या जन्म की जब बात आएगी तो वो आएगा अपभ्रंश से। अपभ्रंश यहाँ पे दिया है, अपभ्रंश में भी कौन सा अपभ्रंश? सौरसैनी अपभ्रंश। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अब आप बताएंगे कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो आसान है, तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। किसके अंतर्गत आती है फिर? ये द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत। उसके बाद छठवां है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग जानते हैं देवनागरी लिपि में ही हिंदी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी के अंतर्गत जो है वो पंजाबी लिखी जाती है। उसके बाद सातवां है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? ये भी मैंने पढ़ाते समय डिस्कस कराया है आपको, तो वो है खड़ी बोली का रूप। यही प्रचलित रूप है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। आठवां है कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? जैसे हिंदी भाषा की जननी की बात की जाएगी तो आप संस्कृत कहोगे, उसी तरीके से द्रविड़ भाषा के सभी भाषाओं की जननी जो है वो है तमिल, जो कि हमने देखा था अभी मैप में। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि तमिल जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र में बोली जाती है और सबसे पुरानी द्रविड़ भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा भी है, इसलिए जननी भी कहा गया है।
9वां है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बनेगा कि संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो वो है तेलुगु, क्योंकि उसका व्याकरण इसके व्याकरण में समानता है, इसलिए इसको प्रभावित माना जाता है। इसलिए ये आप फैक्ट याद रखिएगा, तमिल ना होकर तेलुगु होगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, कि अब द्रविड़ भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी बोले जाने वाली भाषा है, तो वो है तेलुगु। ठीक है, तेलुगु के बाद तमिल आएगी, तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में जैसे हमने देखा था यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी हिंदी इस मैप में। अब हम लोग ऑप्शन यहाँ देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बघेली। यहाँ पे लिखा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बघेली जो है, देखिए यहाँ पे इस मैप में मैं दिखा रहा हूँ आपको, बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी है। ABC मैंने आपको बताया था ना, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा बघेली। और बाकी जो भाषाएं बोलियां जो हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 12वां जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, उसको लिखिए, बताइए। तो ये अनुक्रम मैंने आपको कहा था कि उसमें याद रखिएगा। देखिए इसमें संस्कृत को हटा दिया है, अब संस्कृत के बाद की चीज़ों को आपको समझना है कि किस क्रम में हम लोग पढ़े थे। देखिए यहाँ पे पहले हिंदी लिख दिया है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अपभ्रंश पहले लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, पाली प्राकृत में। तो देखिए जो सही क्रम है वो पहला है, पहले पाली से संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13वां आप देख लीजिए, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने यही कहा कि कुछ ऐसे फैक्ट भी हम लोग जानेंगे जो इस क्लास में नहीं पढ़े हैं। जैसे ऑप्शन देख लीजिए, तेलुगु, तमिल, बांग्ला या मलयालम। तो आपको बता दें कि हिंदी के बाद विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी के नीचे ही है, हालांकि वो है बांग्ला। बांग्ला जो है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बांग्ला जो है वो हमारे बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में भी बोली जाती है और भी कुछ देशों में बोली जाती है बांग्ला। तो इसलिए ये बांग्ला भाषी जो हैं वो हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषी, मतलब बोलने वाले लोग हैं इसमें। 14वां क्वेश्चन ये भी हिस्ट्री से है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी से ही कोरिलेट है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। मतलब अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने किस भाषा के विकास में भूमिका निभाई है, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, ये आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद 15वां और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन या किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो सबसे अधिक जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बोली जाती हैं हमारे भारत देश में। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ब्रिटेन, USA और फ्रांस दिया है, तो भारत देश में सबसे अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में और वो प्रश्न कहाँ से बने हैं वो भी हम लोगों ने देखा। भाषाओं को किस तरीके से विभाजित किया गया, कितने प्रकार में, ये भी देखा। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और उसकी इम्पोर्टेंस भी आप सभी लोग देखे होंगे कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारी प्रिपरेशन एक परफेक्ट होगी और हम मैक्सिमम क्वेश्चन अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका PDF जो होगा वो पेड ग्रुप में आप लोगों को कुछ देर बाद सेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग इसका नोट्स भी बना सकेंगे। लेकिन मैं फिर भी पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको नोट भी करते रहेंगे, आप खुद नोट किए रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से याद होंगी। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।